Hello students, I hope you all are good. Today I am here with the new topic of SST, that is parliamentary form of government. और इसको बेटा बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है क्योंकि हमारे देश में ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रन कर रही है. सो इस चैप्टर में हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और उसके फीचर्स क्या है उसको डिस्कस करेंगे. देखो बेटा, गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं. पहले आपको पता है मोनार्चिकल सिस्टम भी होता था, राजतंत्र, जहाँ राजा रूल ओवर करता था, ठीक है. फिर उसके बाद हमारा डेमोक्रेसी भी आया, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. फिर उसके बाद डिक्टेटरशिप भी है, जहाँ पावर जो है सिर्फ एक के हाथ में ही रहती है, एक पर्सन के हाथ में, वो डिक्टेटर होता है. फिर मिलिट्री को है, जहाँ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन करती है, लाइक म्यांमार. सो ऐसे बहुत डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको मिल जाएंगे. लेकिन जब इंडिया ने ये डिसाइड किया कि इंडिया शुड हैव और विल हैव द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो डेमोक्रेसी तो दो टाइप की होती है. एक होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरी होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये डिसाइड किया कि हमें इन दोनों में से किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज़ करना है, क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हेड होते हैं गवर्नमेंट के एंड इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. लाइक इन अमेरिका, वहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट ज़्यादा पावरफुल हैं एग्जीक्यूटिव में, ठीक है. और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हेड होते हैं स्टेट के, लेकिन जो एग्जीक्यूशन पावर होती है, जो रियल हेड होते हैं गवर्नमेंट के, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं. सो इंडिया ने ये डिसाइड किया कि वी शुड गो विद द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या था, रियल पावर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और उनके हेड प्राइम मिनिस्टर के पास में रहती है. और जितना भी काम होगा गवर्नमेंट का, वो मतलब उनका डिसीजन जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से डिस्कस करके प्राइम मिनिस्टर ही डिसीजन लेते हैं. हालांकि कोई भी डिसीजन अगर होगा, कोई भी बिल अगर कानून बनता है, तो उस पर सिग्नेटरी पावर जो है वो प्रेसिडेंट की होती है. सो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड द रियल पावर एंजॉयड बाय द प्राइम मिनिस्टर. अब बात करते हैं व्हाई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया. इंडिया ने इसी को चूज़ क्यों किया, क्यों प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज़ नहीं किया. तो जब हम मेरिट्स और डीमेरिट्स देखते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, सो वी चूज दैट इंडिया because India is a home of different religion, culture, community, race, caste, language, etc. तो वहाँ पर हमें ये लगा कि इस डाइवर्सिटी को यूनाइट करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर, एवरीबडी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दे आर इंजॉइंग द मेजॉरिटी, बिकॉज वो गवर्नमेंट तभी फॉर्म कर पाएंगे जब वो मेजॉरिटी से जीत कर आते हैं. दे ऑल आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल. प्रेसिडेंट जो है दैट टू पोजेसेस सम पावर विच ही और शी कैन एक्सरसाइज टू स्टॉप द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फ्रॉम बिकमिंग द डिस्पोटिक. मतलब प्रेसिडेंट को भी और जुडिशरी को भी पावरफुल रखा है कि कोई भी गवर्नमेंट जो है ऐसा नहीं है कि ऑटोक्रेटिक रूल को ले आए, सारी पावर अपने हाथ में रखे. तो इसलिए ये चूज़ किया गया कि इंडिया के लिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ट रहेगी. अब बात करते हैं हम ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट की. तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 3 इम्पॉर्टेंट फंक्शन होते हैं गवर्नमेंट के, कि लॉ बनाना है, लॉ को एग्जीक्यूट करना है और जस्टिस प्रोवाइड करना है. तो इसके लिए भैया 3 ऑर्गन होने चाहिए, क्योंकि जैसे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं ना. आइज़ देखती है, कान सुनता है, ठीक इसी तरीके से 3 ऑर्गन बनाए गए गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. और ये तीनों क्या काम करते हैं, लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी है, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट कराती है और जुडिशरी लॉ को प्रोटेक्ट करती है. अब देखो लेजिस्लेचर को डिटेल में हम पढ़ते हैं. लेजिस्लेचर मेक्स द लॉ एंड डिस्कस द मैटर कंसर्निंग द नेशन एंड पीपल. अब हमारे देश में लेजिस्लेचर बॉडी क्या है, पार्लियामेंट है. पार्लियामेंट में 2 हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा. लोकसभा को हम लोअर हाउसेज कहते हैं और राज्यसभा को अपर हाउसेज. इट मीन्स पार्लियामेंट जो है वो बाई कैमरल है.
2 हाउसेस का, और यहाँ पे जितने भी मेंबर्स जीत कर आते हैं वो एक बिल को लेकर, जब भी कानून बनाना है, कुछ भी डिस्कशन है तो उस बिल पे डिस्कशन होती है, डिबेट होती है, उसके बाद ये पूरा प्रोसेस फॉलो होता है, फिर लास्ट में वोटिंग होती है। जब दोनों हाउस में वोटिंग से भी जीत कर आ जाता है मेजोरिटी से, तब प्रेसिडेंट के पास जाता है साइन होने के लिए। तो यानी कि ओवरऑल लेजिस्लेचर का काम है टू मेक द लॉज एंड डिस्कस द मैटर रिलेटेड टू द नेशन। आप नॉलेज विंडो में देखो, लेजिस्लेचर एट द स्टेट लेवल कंप्राइजेस द गवर्नर। भाई स्टेट में भी लेजिस्लेचर बॉडी होती है बेटा, और वहाँ हेड होते हैं गवर्नर, आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे हम विधानसभा कहते हैं। और अगर स्टेट बड़ा है, पॉपुलेशन बड़ी है, तो वो भी बाई कैमरल होगा, 2 हाउसेस होंगे, एक विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। तो यानी सेंटर में ही नहीं, स्टेट में भी आपकी लॉ मेकिंग बॉडी होती है। अब सेकेंड ऑर्गन पे आते हैं, दैट इज द एग्जीक्यूटिव। Executive at the center comprises the president, the council of minister headed by the prime minister। इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो कानून, जो रूल रेगुलेशन आ गया, उसे प्रॉपर तरीके से उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में इम्प्लीमेंट करवाया जाए। जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, हेड होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के, वो इस लॉ को पर्टिकुलर तरीके से प्रॉपर पॉलिसी से लागू करवाते हैं, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, एक्सटर्नल अफेयर है, कम्युनिकेशन है। तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि ये कानून प्रॉपर तरीके से सोसाइटी में आए। देन थर्ड आपका आता है जुडिशरी। जुडिशरी में आती है हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आपके अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो डिस्ट्रिक्ट में होते हैं वो। अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाए किसी के बीच में भी लॉ को लेके, तो दे कैन अप्रोच टू द जुडिशरी। और जुडिशरी का डिसीजन जो है, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, वो सुप्रीम कमांडर है, उसका डिसीजन जो है वो फाइनल डिसीजन हो जाता है। तो ये 3 ऑर्गन थे गवर्नमेंट के। अब हम चलते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पे। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मैंने आपको बताया था लॉ मेकिंग बॉडी है कंट्री की, बाई कैमरल है, 2 हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हम हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो लीडर्स हैं, वो डायरेक्टली लोगों ने इलेक्ट किए हैं, तो इसलिए हाउस ऑफ पीपल। राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, क्योंकि ये वो मेंबर हैं जो स्टेट से इलेक्ट होकर आ रहे हैं, यानी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। अब बात करते हैं लोकसभा की डिटेल में। लोकसभा में इंडिया में 552 मेंबर्स हो सकते हैं, जिसमें से जो 530 मेंबर्स होते हैं वो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़कर आते हैं, एंड नॉट मोर देन 20 फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज। नॉट 2 मेंबर्स जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं, जिन्हें नॉमिनेट किया जाता है। अगर प्रेसिडेंट को ये लगता है दैट it has not been properly represented in parliament, so at present ऐसा होता है कि द स्ट्रेंथ एट प्रेजेंट, जो प्रेसिडेंट जो है इस पे एक्शन ले सकता है। वो ये चेक करता है कि हाँ भाई इतने मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी से आने चाहिए, इतने यूनियन टेरिटरी से आने चाहिए, और इतने एंग्लो इंडियन मेंबर्स जो हैं यहाँ पर होने चाहिए। हालांकि प्रेजेंट में अगर हम देखें तो इंडियन पार्लियामेंट में 543 इलेक्टेड मेंबर्स हैं और 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, यानी स्ट्रेंथ जो है 552 तक ले जाई जा सकती है, बट एट प्रेजेंट ये स्ट्रेंथ है। जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं बेटा, डायरेक्टली जब जनरल इलेक्शन होते हैं ना, आफ्टर एवरी 5 ईयर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इलेक्शन होते हैं, अपकमिंग है आपका 2024 में इलेक्शन होने वाला है, ठीक है। सो डायरेक्टली लोग इन्हें इलेक्ट करते हैं। पूरे देश को हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, बताया ना, ये अभी 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इन एरियाज में डिवाइड कर देते हैं और वहाँ से ये जीत कर आते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जो 18 ईयर का व्यक्ति होता है उसे राइट टू वोट होता है, यानी 18 ईयर एंड अबव इंडिया में उनको राइट टू वोट मिलता है, और वो जो है वोट कास्ट अपना करते हैं इलेक्शन में। वोटिंग जो होती है वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होती है, यानी किसी को ये नहीं पता चलता कि मैंने या आपने किसको वोट दिया है। अब अगर हम कैंडिडेट की बात करें, जो लोकसभा इलेक्शन में लीडर्स हैं, जो जीत कर आ रहे हैं, अगर उन्हें इलेक्शन कंटेस्ट करना है तो उनकी एज एटलीस्ट 25 ईयर होनी चाहिए, और उससे ऊपर भी हो सकती है, उससे कम नहीं। पॉलिटिकल पार्टी विच विंस द इलेक्शन, क्योंकि अब सारी पॉलिटिकल पार्टी ने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अपने अपने कैंडिडेट खड़े किए। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन्हें पॉलिटिकल पार्टी नॉमिनेट नहीं करती है कोई भी, तो वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे खड़े हो जाते हैं।
अब जो पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज़्यादा सीट जीत कर आती है वो गवर्नमेंट को फॉर्म करती है, और जिसके पास सीट कम हो जाती हैं वो अपोजिशन के रोल में आ जाती है। इन केस नो सिंगल पार्टी गेट द मेजॉरिटी, तब क्या होगा, तब कोलिएशन गवर्नमेंट फॉर्म होगी। जिसके पास ज़्यादा सीट आई होंगी उसको टाइम मिलता है कि आप अपनी मेजॉरिटी प्रूव करो, तो वो दूसरी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हैंड ज्वाइन करके कोलिएशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाता है। क्वालिफिकेशन चेक करते हैं लोकसभा मेंबर्स की। सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, तभी आप इंडिया के इलेक्शन में लड़ पाओगे। एज आपकी 25 ईयर्स होनी चाहिए, और आपका नाम जो है इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड होना चाहिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ इंडिया में। अ मेंबर मस्ट नॉट टू बी प्रोक्लेम्ड एनी ऑफेंडर, कोई भी पेंडिंग क्रिमिनल केस आपके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, और ना ही आप कोई गवर्नमेंट ऑफिस के प्रॉफिट को यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो आपको ये छोड़ना पड़ेगा अपना गवर्नमेंट ऑफिस अगर आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हो। देन फंक्शनिंग ऑफ लोकसभा देखें तो एट इट्स फर्स्ट सेशन आफ्टर जनरल इलेक्शन, जब होता है ना पहला सेशन इनका, मेंबर्स क्या होते हैं वो अपने में से चूज़ करते हैं स्पीकर। कोई चेयरपर्सन तो होना चाहिए ना इतने सारे मेंबर्स को चेयर करने के लिए, तो स्पीकर को वो चूज़ करते हैं और डिप्टी स्पीकर को चूज़ करते हैं। स्पीकर जो होता है दैट इज़ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा, ही और शी कंडक्ट्स द डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस। अब जितना भी लोग हैं उन लीडर्स जीत कर आ रहे हैं उनको बोलने का मौका देना, उनकी बात सुनना, उनको डिसिप्लिन मेंटेन करना, सब कुछ ये सारा आपका स्पीकर और उनके एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर संभालते हैं। द डिप्टी स्पीकर सुपरवाइजेज अ फंक्शन, जब भी आपके स्पीकर एब्सेंट होंगे तब। द कोरम ऑफ द लोकसभा इज 1/10, दैट इज मिनिमम 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट इन ईच सिटिंग। मान लो मतलब लोकसभा में जितने भी मेंबर हैं ना 543 हैं, तो उसके 1/10 मेंबर तो वहाँ प्रेजेंट होने चाहिए, तभी जो है स्टार्ट होगा उसका कोई डिस्कशन। इससे कम अगर होंगे तो फिर पार्लियामेंट का डिस्कशन स्टार्ट नहीं होता है। अब चलते हैं हम राज्यसभा की तरफ। राज्यसभा जिसे हम अपर हाउस या काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, ये क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने अपने स्टेट्स को यहाँ पर, और इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, एंड देयर नंबर डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। मैक्सिमम स्ट्रेंथ राज्यसभा की जो है वो 250 होती है, जिसमें से 12 मेंबर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं फ्रॉम द एमिनेंट फील्ड और एमिनेंट पोजीशन, लाइक सचिन तेंदुलकर हो गए स्पोर्ट्स फील्ड से आपके, देन आपकी फोटोग्राफ दी हुई है रेखा जी हो गई, ये आपकी जो हो गई सिनेमा फील्ड से, बॉलीवुड फील्ड से। सो इस तरीके से 12 मेंबर्स जो है प्रेसिडेंट अलग अलग फील्ड से नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में। प्रेजेंट स्ट्रेंथ जो राज्यसभा की है वो 245 है, और उसमें से 12 मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेट किए हुए हैं, वो इलेक्टेड नहीं है, वो प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किए हैं। क्वालिफिकेशन क्या होती है राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए? आपको सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, एज 30 ईयर और उससे ऊपर होनी चाहिए, और कोई भी क्रिमिनल केस आपके पेंडिंग नहीं होना चाहिए। फंक्शनिंग ऑफ राज्यसभा देखें तो जो वाइस प्रेसिडेंट है दैट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। लाइक लोकसभा में स्पीकर को चूज़ किया जाता है ना, तो राज्यसभा में स्पीकर को चूज़ नहीं किया जाता, जो देश का वाइस प्रेसिडेंट है वही चेयरपर्सन होता है। इसके अलावा डिप्टी चेयरपर्सन जो है वो चूज़ हो जाता है। देन राज्यसभा इज़ अ परमानेंट हाउस। जैसे आपका लोकसभा जो है आफ्टर एवरी 5 ईयर उसका इलेक्शन होता है ना, जनरल इलेक्शन, लेकिन राज्यसभा परमानेंट हाउस है। ठीक है, ये डिसॉल्व नहीं होती है। हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर्स जो हैं उन्हें रिटायर्ड कर दिया जाता है राज्यसभा से। सो जो रिटायर्ड होते हैं उनकी सीट पे फिर दूसरे मेंबर आते हैं। अब बात करते हैं हम फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करती है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा 2 हाउसेज हैं, तो आफ्टर इलेक्शन ईच मेंबर इज रिक्वायर्ड टू टेक एन ओथ ऑफ फेथ एंड लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भाई जो जीत कर आया उसे शपथ लेता है कि मैं देश के संप्रभुता के लिए, अखंडता के लिए, लोगों के लिए काम करूंगा। ठीक है, ऐसी शपथ दिलवाई जाती है उन लीडर्स को। कुछ डिपार्टमेंट्स मिलते हैं। देयर कैन नॉट बी अ गैप मोर देन 6 मंथ बिटवीन 2 सेशन, क्योंकि पार्लियामेंट के देखो अभी 2 सेशन तो मिनिमम होने ज़रूरी हैं।
6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता है। यानी कि साल में जितने भी ये एमपीज़ इलेक्ट होकर आए हैं उन्हें पार्लियामेंट में एटलीस्ट 2 सेशन में आकर मिलना पड़ता है और डिस्कशन करना पड़ता है। स्पेशल सेशन कैन बी ऑल्सो कॉल्ड फॉर पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट जो है फर्स्ट सेशन को एड्रेस करता है एवरी ईयर एंड ही कैन ऑल्सो एड्रेस द जॉइंट सेशन। जब लोकसभा और राज्यसभा का मिलकर बैठे हैं, जॉइंट सेशन है, तो वहाँ भी प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। अब बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट इज कंडक्टेड इधर इन हिंदी और इंग्लिश, दोनों भाषाओं में चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन केस अ मेंबर डज नॉट नो ईदर 2 लैंग्वेज तो चेयरमैन कैन अलाउ हिम टू स्पीक इन हिज मदर टंग। मान लो दोनों भाषाएं नहीं आती हैं तो भैया आप अपनी मदर टंग में भी अपनी बात रख सकते हो। तो इस तरीके से जो है पूरी फ्रीडम दी जाती है डिस्कशन के लिए। Now the first hour of each day is sitting is reserved for question hour। ये आपको पता होना चाहिए। जो पहला घंटा होता है ना पार्लियामेंट में जब ये एमपीज आकर बैठते हैं तो वो पहला आवर जो है वो क्वेश्चन आवर होता है। इस टाइम पे क्या होता है, मेंबर्स कैन रेज एनी इशू एंड दे कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम द अदर मिनिस्टर्स। तो ये क्वेश्चन आवर हो गया। अब अदर फंक्शन क्या होता है, नंबर 1 लेजिस्लेशन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन तो भाई कानून ही बनाना है, रूल रेगुलेशन बनाना है। देन सेकेंड, कंट्रोल ओवर नेशनल फाइनेंस। जितना भी इनकम आ रहा है, एक्सपेंडिचर आ रहा है कंट्री का, उसको प्रॉपर कंट्रोल करना, अच्छा बजट बनाना जिससे जो है देश में अच्छा फाइनेंशियल इशू सॉल्व हो सके, अच्छी डेवलपमेंट हो सके। देन थर्ड, कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। जो पार्लियामेंट है वो कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव पे इन मैनी वेज। एग्जीक्यूटिव क्या है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कैन आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द मिनिस्टर्स रिगार्डिंग एनी मैटर के भैया ये हुआ था, आपने ये क्यों नहीं करवाया, आपने ये बिल पास कराया था, कानून पास कराया था, ये क्यों नहीं एग्जीक्यूट हुआ, है ना, ये रूल रेगुलेशन आपके सही नहीं है, इसे लोग मान नहीं रहे हैं। तो इस तरीके से एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल किया जा सकता है। देन जुडिशियल फंक्शन, पार्लियामेंट कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट एंड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। यानी कि अगर पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट मोशन आ गया जिसमें 2/3 वोटिंग से ये पास हो गया कि ये प्रेसिडेंट सही नहीं है या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज सही नहीं है, तो उन्हें उनकी पोस्ट से रिमूव किया जा सकता है। देन इलेक्शन टू पोस्ट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर का इलेक्शन भी होता है यहाँ पर। अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन लोकसभा और राज्यसभा। क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में? देखो बेटा, लोकसभा के मेंबर तो डायरेक्टली हमने चूज कर दिया आफ्टर एवरी 5 ईयर। राज्यसभा के मेंबर डिफरेंट स्टेट से नॉमिनेट होकर आते हैं राज्यसभा में। सो मोर पावर हैव बीन गिवन टू द लोकसभा मेंबर। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका बोथ हाउसेस कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द मिनिस्टर, बट इफ द राज्यसभा वोट्स अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इट डज नॉट मेक एनी मच डिफरेंस। मतलब राज्यसभा ने अगर वोट किया है किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट तो उसका इतना मैटर नहीं होता। इवन लोकसभा वोट्स अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इट हैज़ टू रिजाइन। लोकसभा में अगर वोटिंग हो गई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट और वो जीत गए तो फिर वहाँ पर जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उन्हें रिजाइन देना पड़ेगा। दूसरा, लोकसभा मनी बिल को ला सकता है, राज्यसभा मनी बिल को नहीं ला सकता। तीसरा, लोकसभा में अगर कोई बिल पास हो गया तो राज्यसभा में उसे एक बार वापस किया जा सकता है या और दूसरी बार उसे वो 14 दिन के लिए डिले कर सकता है, लेकिन फाइनली फिर ज्वाइंट सेशन में उसे पास किया जाता है। सो इन केस ऑफ कोई भी डेडलॉक होगी सिचुएशन की, कोई नहीं मान रहा, तो क्या होता है कि ज्वाइंट सेशन होता है पार्लियामेंट का, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलकर बैठाया जाता है और फिर वहाँ पर जो है डिस्कशन, डिबेट और वोटिंग होती है। सो ये रिलेशन है लोकसभा और राज्यसभा का, जहाँ लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है। नाउ मेकिंग द लॉ एंड डिबेटिंग अ बिल, ये प्रोसेस को डिस्कस करना जरूरी है। मैं बार बार इस चैप्टर में आपको बता रही हूँ। 2 मेन फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट आर मेक द लॉ एंड डिस्कस द डिफरेंट मैटर्स बिफोर द नेशन। ये काम होता है इनका। मान लो पार्लियामेंट को कोई लॉ लाना है तो वो एक बिल लाएंगे पहले, ठीक है, जो प्रपोजल रखेंगे ना जिसको उन्होंने लॉ में कन्वर्ट करना है तो उसे बिल कहा जाता है। फिर उस स्पेसिफाई एक प्रोसीजर होता है कि उस बिल को लॉ बनने के लिए ना बहुत प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है।
बिल किसी भी हाउस में आ सकता है, राज्यसभा भी ला सकता है, लोकसभा भी ला सकता है। फिर उसके बाद क्या होता है, 3 रीडिंग्स होती हैं इस बिल पे। 3 रीडिंग के बाद जो है, जो फर्स्ट रीडिंग होती है ना, उसमें बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर सर्कुलेट किया जाता है हाउस में कि हम ये कानून लाना चाहते हैं। सेकेंड रीडिंग में क्या होता है, उसके क्लॉज टू क्लॉज रीडिंग होती है, डिटेल, ठीक है। फिर उस पर डिबेट होती है। एट दिस स्टेज एनी सजेस्टेड अमेंडमेंट, कोई भी कह रहा है कि नहीं इसको ऐसे चेंज कर दो, वैसे चेंज कर दो, तो उस अमेंडमेंट को जो है सुना जाता है, पढ़ा जाता है और डिसाइड किया जाता है क्या करना है कि नहीं करना है। द बिल इज़ टू पुट टू वोटिंग इन द थर्ड रीडिंग। अब थर्ड रीडिंग में क्या होगा कि ये बिल जो है वोटिंग में डाल दिया जाए और वोटिंग होगी। जब वोटिंग होगी, उस वोटिंग में अगर वो मेजॉरिटी से पास हो जाता है, सो बिल जो है फिर राज्यसभा के पास जाएगा और सेम प्रोसेस फॉलो होगा। और राज्यसभा में भी थर्ड रीडिंग में जब वोटिंग में ये पास हो जाता है, देन बिल गोज टू द प्रेसिडेंट फॉर इट्स सिग्नेचर। और बिल के पे अगर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो जाते हैं, देन दैट बिल बिकम अ लॉ। तो ये लॉन्ग प्रोसेस से फॉलो होने के बाद कोई प्रपोजल, कोई बिल जो है लॉ बनता है। अब हम कंपेयर करेंगे ऑर्डिनरी बिल्स एंड मनी बिल्स को। 2 टाइप के हैं, ऑर्डिनरी और मनी बिल्स। मनी बिल मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सिर्फ लोकसभा ला सकता है। ऑर्डिनरी बिल कोई भी हाउसेस जो है ला सकता है, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। मनी बिल जो है कैन इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा एंड द पावर्स ऑफ राज्यसभा रिगार्डिंग इट आर वेरी लिमिटेड। मनी बिल कंसर्न द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। जो चेयरमैन होते हैं, जो चेयर स्पीकर होते हैं, डिसाइड वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट। राज्यसभा कैन ओनली सजेशन दे सकती है मनी बिल पे, और कुछ चेंजेस नहीं ला सकती है, डिले कर सकती है 14 डेज के लिए, लेकिन आफ्टर दैट राज्यसभा हैज़ टू पास दैट मनी बिल इफ इट इज़ पास बाय द लोकसभा। अब हम बात करेंगे 3 लिस्ट की। देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को पता था कि हमने अगर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चूज़ किया, उसमें भी हमने फेडरलिज्म चूज़ किया, डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट चूज़ किया, क्योंकि हमारे पास सेंट्रल लेवल है, स्टेट लेवल है। फिर 1992 में हमने थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट बना दिया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो भाई इनके जो राइट्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, वो भी बटे होने चाहिए, वरना आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। सो 3 लिस्ट वो बना के गए, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में बेटा 97 सब्जेक्ट्स हैं। इस लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स मेंशन है उस पे ओनली एंड ओनली सेंटर गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट जो है वो ही कानून बना सकती है। लाइक आपके एक्सटर्नल अफेयर हो गए, रेलवेज हो गए, डिफरेंट ट्रीटीज़ हो गए, एग्रीमेंट, डिफेंस, कम्युनिकेशन, पोस्ट, टेलीग्राफ, करेंसी, इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट आते हैं वो सिर्फ सेंटर गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट मेंशन है वो है 66 सब्जेक्ट्स, और इस पे ओनली एंड ओनली स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक अ लॉ, लाइक पुलिस, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, उस स्टेट में जिसकी भी सरकार है वो इस विषयों पर कानून बनाएगी। देन थर्ड जो है आपकी कंकरेंट लिस्ट है, जिसमें 47 सब्जेक्ट दिए गए हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट मेंशन है आपके एजुकेशन, मैरिज, डिवोर्स, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेड यूनियन, न्यूज़पेपर, सिविल, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्सेट्रा, तो इन पे दोनों ही कानून बना सकते हैं। बोथ सेंटर यानी कि यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक अ लॉ। बट अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मान लो सेंटर ने भी कानून बना दिया और स्टेट ने भी कानून बना दिया इस सब्जेक्ट पर, और सेंटर और स्टेट का कानून मैच अप नहीं हो रहा, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो फिर जो सेंटर ने कानून बनाया होगा यानी कि यूनियन गवर्नमेंट ने, वो कानून लागू होगा। अब हम चलते हैं रेजिडुअरी पावर पे। रेजिडुअरी पावर क्या होती हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर बेटा बहुत अच्छे थे, दूरदर्शी थे, उन्हें ये पता था कि आज हम बैठ के जो कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं, हो सकता है आने वाले 50 साल के बाद, 60 साल के बाद सिचुएशन चेंज हो जाए, और ऐसे कुछ सब्जेक्ट, ऐसे कुछ विषय जो आज हमें नहीं दिख रहे हैं और उस समय आए, तो फिर उस पर कौन कानून बनाएगा? तो रेजिडुअरी पावर मीन्स बचे हुए सब्जेक्ट्स जो हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं हैं, वो उन विषयों पर only and only union यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक अ लॉ। द पार्लियामेंट हैज़ एम्पावर टू मेक लॉ ऑन दो सब्जेक्ट्स। लाइक आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उस समय नहीं था, लेकिन बाद में ये आया, तो अब ये किसके अंदर आता है? आईटी सेक्टर आपका यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आता है, पार्लियामेंट बनाती है इस पे कानून। अब बात करेंगे हम इम्प्लीकेशन ऑफ द लॉ। अ लॉ इज अ कोड ऑफ कंडक्ट।
which make us to do certain things and abstain from doing certain things. यही होता है ना लॉ, जो हमें कोड ऑफ कंडक्ट बता रहा है क्या करना है और क्या नहीं करना है. तो ये हमें परमिट भी करती है कुछ काम करने के लिए और कुछ काम ना करने के लिए भी हमें बताती है. सो इट हैज़ टू फॉलो बाय ऑल पीपल. अगर हम लॉ फॉलो नहीं करते तो हम ऑफेंस में आ जाते हैं. ठीक है, चीटिंग कर रहे हैं हम देश के साथ, क्राइम कर रहे हैं हम देश के साथ, और फिर हमें जो है पनिशमेंट मिल सकती है पर्टिकुलर लॉ के अंडर. सो अ लॉ हैज़ द फोर्स ऑफ द गवर्नमेंट बिहाइंड इट. सो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मोरल ड्यूटी. मतलब आप जो मोरल ड्यूटी कहते हो ना, सदा सच बोलो, होमवर्क टाइम पे करो, करो या मत करो, बेचारा कोई क्या कर लेगा, आपको डांट लेगा, है ना. लेकिन अगर आपने चोरी कर ली या आपने किसी की प्रॉपर्टी को हथिया लिया या आपने ऐसा कोई गलत काम किया जिसका कानून बना हुआ है, इन्फोर्सेबल है, तो आपको पनिशमेंट मिल जाएगी. सो लॉ मोरल ड्यूटी नहीं है, दैट यू हैव टू फॉलो, अदरवाइज यू विल बी द ऑफेंडर. तो ये होता है. अब आप देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात हम करते हैं. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, इट इज द हेड ऑफ द स्टेट. He or she is the head of the state and the supreme officer of the country. जितने भी गवर्नमेंट बिजनेस होंगे ना, वो सारे उनके नाम पे होंगे बेटा, उनकी सिग्नेटरी पावर होती है. एंड दिस पोस्ट इज इलेक्टेड, नॉट हेरिडेटरी. कोई हायरार्की नहीं है कि एक बन गया तो उनकी पूरी फैमिली प्रेसिडेंट बनती जाएगी, नहीं. ये इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू इलेक्ट होते हैं. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस लेते हैं, एंड ही शी एंजॉय सर्टेन पावर ओनली अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस. तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन और इलेक्शन और टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है प्रेसिडेंट का. इलेक्शन अगर प्रेसिडेंट का कॉन्टेस्ट करना है तो पर्सन शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, ये तो कंपलसरी है ही. एज 35 ईयर और अबव होनी चाहिए उनकी. एंड प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कोलाज. मैं बार बार ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ. इलेक्टोरल कोलाज में क्या होता है, इट कंप्राइजेज ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा. यानी लोकसभा राज्यसभा तो इलेक्शन होगा ही होगा, जो स्टेट्स में स्टेट असेंबली है वहाँ से भी इलेक्शन होगा उनके नाम पे, और फिर वो वोटिंग होकर जो जीत कर आएगा वो बनेगा प्रेसिडेंट. द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर. टेन्योर इनका 5 ईयर का है. री इलेक्टेड भी हो सकते हैं. ही शी कैन रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट एट एनी टाइम, और पार्लियामेंट इसे रिमूव भी कर सकते हैं इन्हें अगर इन्होंने कोई गलत काम किया बाय यूजिंग द इम्पीचमेंट मोशन इन पार्लियामेंट. प्रेसिडेंट क्या है, उन्हें मंथली सैलरी भी मिलती है, एडिशनल अलाउंस भी मिलता है, अदर फैसिलिटीज़ भी मिलती है. नॉलेज विंडो को चेक करते हैं. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, he was our first president of India and he is the only president to remain in the office for twice. लगातार 2 बार ये प्रेसिडेंट बने थे इंडिया के. मिस प्रतिभा देवी पाटिल इज द फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. पावर ऑफ प्रेसिडेंट की बात करें, द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉमिनल. दैट इज द रियल पावर आर एंजॉयड बाय द प्राइम मिनिस्टर. इसके अलावा नॉमिनल तो है लेकिन कुछ ऐसी पावर हैं जो प्रेसिडेंट एंजॉय करते हैं. नंबर 1 होती है एग्जीक्यूटिव पावर. द प्रेसिडेंट मेक्स मैनी अपॉइंटमेंट्स. प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना है, गवर्नर ऑफ स्टेट को अपॉइंट करना है, चीफ जस्टिस, एंड देन आपका द कंट्रोलर एंड द ऑडिट जनरल जो हैं इंडिया के, या बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. देन आपका जो ही शी अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी ऑफ पार्टी, प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो. देन ही और शी इज़ द कमांडर ऑफ ऑल 3 कंबाइंड फोर्सेस, आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स. इनके चीफ कमांडर जो हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं. एंड इवन ही शी कैन सेंड द एम्बेसडर टू द अदर कंट्रीज एंड रिसीव्स देयर एम्बेसडर इन आवर कंट्री. सेकेंड जो होती है लेजिस्लेटिव पावर होती है प्रेसिडेंट की. प्रेसिडेंट कैन समन और ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कभी भी बुला सकते हैं पार्लियामेंट को, और डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को एंड ऑर्डर द फ्रेश इलेक्शंस.
he or she can address the joint session of लोक सभा एंड राज्यसभा। और जब पहला सेशन होता है एवरी ईयर, उसे एड्रेस करते हैं प्रेसिडेंट। बिल जो है तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक प्रेसिडेंट के सिग्नेचर नहीं होंगे उन पे। सो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल पावर की बात करें तो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोक सभा विद द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। परमिशन लेनी पड़ती है प्रेसिडेंट से, तब आता है मनी बिल। और उसके बाद इसको वो डिस्कस भी करते हैं बजट ऑफ कंट्री। जुडिशियल पावर को अगर देखें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द चीफ जस्टिस CJI ऑफ इंडिया। ही शी कैन ग्रांट द पार्डन और रिमिट और सस्पेंड द सेंटेंस और ग्रांट मर्सी। भाई अगर किसी को फांसी की सज़ा मिली है तो उसे उम्र कैद में बदल सकते हैं, मर्सी भी दे सकते हैं। तो इस तरीके की पावर उनके पास होती है। एमरजेंसी पावर की बात करें तो एमरजेंसी पावर प्रेसिडेंट की बहुत वास्ट है। ही शी कैन डिक्लेयर द एमरजेंसी इन द होल कंट्री एंड इफ देयर इज एनी इवेंट ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन। कोई भाई एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, नेशनल सिक्योरिटी की बात है, तो उस समय जो है वो इमरजेंसी लागू करवा सकते हैं। ही शी कैन ऑल्सो डिक्लेयर अ फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है खतरे में है देश की। तो इस तरीके से ये प्रेसिडेंट की सारी पावर हुई। अब हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बहुत पावरफुल होती है बेटा। इनफैक्ट प्रेसिडेंट हैज़ टू एक्ट ऑन हिज एडवाइस, यानी प्रेसिडेंट भी जो काम करते हैं प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे करते हैं। अब क्वालिफिकेशन और टर्म ऑफ ऑफिस देखें तो प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। फॉर इलेक्शन एज द प्राइम मिनिस्टर पर्सन शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, और वो भी लोकसभा के इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करेंगे। उनकी भी एज जो है 25 ईयर और उससे ऊपर होनी चाहिए और उनका नाम भी जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के इलेक्टोरल रोल में। आफ्टर जनरल इलेक्शन द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी एज ए प्राइम मिनिस्टर। मान लो कोई पार्टी नहीं जीतती है तो जो पार्टी सबसे ज़्यादा वोट लेकर आई होती है उसको टाइम दिया जाता है और फिर वो मेजॉरिटी प्रूफ करके कोलिएशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाती है। Now, it is not necessary for the Prime Minister to be the member of Parliament. But if he or she is a member, then he or she has to become a member of either House of Parliament with 6 months of his appointment. ये उन पे डिपेंड करता है, नेसेसिटी नहीं है ये। अदर मिनिस्टर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे ही अपॉइंट करते हैं। पोजीशन जो है प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बहुत स्ट्रांग होती है, फर्स्ट होते हैं उन सब में, वो उनके लीडर्स होते हैं। अगर वो फेल हो गए, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिज़ाइन देना पड़ेगा। नॉर्मल टर्म जो ऑफिस होता है प्राइम मिनिस्टर का वो 5 ईयर के लिए होता है। आफ्टर एवरी 5 ईयर बेटा इंडिया में जनरल इलेक्शन होते हैं और उन्हें दोबारा कॉन्टेस्ट करना पड़ता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 होती है आपकी कैबिनेट मिनिस्टर, उसके बाद होते हैं आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट और उसके बाद होते हैं आपके डिप्टी मिनिस्टर। इसके अलावा बनाया हुआ है मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्जेस ऑल्सो। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ना, जो टॉप 10-20 बहुत ही पावरफुल, बहुत ही आप कह लो महत्वपूर्ण जो नेता होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं। उनको बड़े बड़े फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री, ऐसे डिफेंस मिनिस्ट्री, ऐसे डिपार्टमेंट दिए जाते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट थोड़ा उनके नीचे होते हैं, डिप्टी मिनिस्टर जो है उनको असिस्ट करते हैं और इंडिपेंडेंट चार्जेस मतलब उनको ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डेवलपमेंट करने की जिम्मेदारी दी जाती है। तो इस तरीके से जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनती है। अब हम बात करेंगे रिलेटिव पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। इनको थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। क्योंकि इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो रियल पावर जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है और जो नॉमिनल और सिग्नेटरी पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, ही वॉज नॉट हैप्पी विद द पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। He wanted that the real power should lie in the hand of president and not in the hand of prime minister. उनका ये मानना था। लेकिन दूसरी तरफ जो जवाहरलाल नेहरू थे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के, उन्होंने बोला नो, रियल पावर जो है वो तो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में ही होनी चाहिए।
अब उन्होंने इस तरीके से अपनी अपनी बातें रखी। क्लैरिफाइंग दिस रिलेटिव पोजीशन टू टू पोस्ट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा, अंडर द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑक्यूपाइज द सेम पोजीशन एज द किंग अंडर द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने ये स्पेसिफाई किया कि प्रेसिडेंट की वही पोजीशन है जैसे इंग्लैंड में राजा की पोजीशन है वो, ठीक है। एंड ही इज द हेड ऑफ द स्टेट बट नॉट ही इज द रियल एग्जीक्यूटिव। His place is the administration is that of ceremonial device. सिग्नेटरी पावर है, सेरेमोनियल पावर है उनके पास में, लेकिन रियल एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होगी। सो एग्रीइंग विद द स्टेटमेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने कहा वी हैव हैड टू रिकंसाइल द पोजीशन ऑफ एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट with an elected legislature, and in doing so we have adopted more or less the position of British monarch for the president। तो उन्होंने बोला कि इस तरीके से हमने ब्रिटिश फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री के तरीके से हमने रख लिया है इंडिया को, कि जहाँ पे ब्रिटिश मोनार्क की जो पोजीशन है वो इंडियन प्रेसिडेंट की पोजीशन हमने रखी है। इसके बाद उन्होंने बोला कि जो आप लोगों ने पोजीशन दी है प्राइम मिनिस्टर की, दे आर ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेचर, टेंडर एडवाइस टू द प्रेसिडेंट हु इज बाउंड टू डू अकॉर्डिंग टू द एडवाइस। उन्होंने बोला आप कह तो रहे हो कि प्रेसिडेंट की एक एमिनेंट पोजीशन है, लेकिन जो भी काम मैं कर रहा हूँ, जो भी प्रेसिडेंट काम करेगा उसे प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा, तो कम्प्लीटली फ्री नहीं है वो। तो इन सब चीज़ों पे काफ़ी जो है बहस हुई थी रिलेटेड टू द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। The above discussion make it clear that in parliamentary form of government, the executive is responsible to the legislature. जो एग्जीक्यूटिव है प्राइम मिनिस्टर, वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सो एज सच द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होल्ड ऑफिसेज नॉट एज अ ग्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट और ड्यूरिंग इट्स प्लेजर बट बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस ऑफ पार्लियामेंट। तो ऐसा नहीं है कि हाँ भाई यहाँ पे क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है जब तक उनका कॉन्फिडेंस रहेगा, यानी कि जब तक उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आता है तो 5 साल के लिए वो एंजॉय करेंगे अपनी पावर को। पार्लियामेंट इलेक्ट की जाती है लोगों के द्वारा, इसलिए भी ये माना गया कि जो लोगों ने डायरेक्टली इलेक्ट किया है तो रियल पावर उन्हीं के हेड के हाथ में होनी चाहिए। Let's do the quick revision what we have understand in this chapter. The parliamentary form of government is a type of responsible government, so it is chosen for India. 3 ऑर्गन हमने डिस्कस किए थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। हमने ये भी बताया था इंडिया की जो पार्लियामेंट है बाइकैमरल है, लोकसभा राज्यसभा है। इसमें हमने ये भी डिस्कस किया था जो लोकसभा के मेंबर हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, राज्यसभा के मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। पार्लियामेंट जो है बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करती है, लेजिस्लेचर, कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव, नेशनल फाइनेंस एक्सेट्रा। बिल जो है पास होता है मैनी स्टेजेस से, तब जाके वो लॉ बनता है। सारी पावर जो है गवर्नमेंट की वो 3 लिस्ट में डिवाइड की हुई है, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में। प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नॉमिनल हेड होता है स्टेट का। रियल पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर इंजॉय कर रहे होते हैं। So that's end for the chapter. I hope you understand each and every topic. It's your turn. Do the exercise carefully.